गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अध्ययन कर रहे थे कार्यशील पूंजी का प्रबंध। कार्यशील पूंजी के प्रबंध के अंदर हमने उसके एस्टिमेशन की विधियां देखी थी कि कौन कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाया जा सकता है। मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। उसके अंदर हमने 5 विधियों का अध्ययन कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम अगली विधि का अध्ययन करेंगे जो कि आपकी है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, परिचालन चक्र अवधि। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से भी ये विधि इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर सवाल इसी विधि में से आपके पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। साथ साथ नोटबुक में आप लिखते भी रहें जो आपको समझाया जा रहा है, ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे इस विधि के। परिचालन चक्र अवधि विधि जो है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड जो विधि है आपकी, इसमें एक परिचालन चक्र विधि का ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक होता है। यानी जो हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए होती है हमें। यानी एक व्यवसाय की रोकड़ कार्यशील पूंजी की गणना किसी अवधि के कुल परिचालन जो व्यय होते हैं उससे संबंधित अवधि में जितने परिचालन आपके चक्र होते हैं उनका भाग देकर इसको ज्ञात किया जाता है। यानी कि आपको क्या देखना होता है इसके अंदर, आपके परिचालन व्यय कितने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और फिर आपके परिचालन चक्र कितने आपके ऑपरेटिंग साइकिल हो रहे हैं। ऑपरेटिंग साइकिल से मतलब आपका है कि जब आप माल आपके पास कैश होता है उससे आप माल परचेज करते हैं, माल परचेज करके फिर उससे आप फिनिश्ड गुड बनाते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, फिर डेब्टर्स को उधार देते हैं, फिर उनसे पैसा आता है, वापस कैश बनता है। तो ये एक चक्र पूरा होता है, इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। तो एक चक्र में कितना टाइम लग रहा है, सपोज दैट आपको साल के पूछें तो साल में आपके कितने चक्र हो जाएंगे, और आपके टोटल परिचालन व्यय कितने, उसमें जब आप उसका भाग देते हो तो इससे जो आपकी कैलकुलेशन हम करते हैं तो वो निकल के आता है हमारे पास परिचालन चक्र विधि से कार्यशील पूंजी का अनुमान। इसके अलग अलग स्टेप्स हैं, 1 बाय 1 स्टेप करके हम इसका अध्ययन करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं परिचालन चक्र विधि के अंदर जो आपकी वर्किंग कैपिटल है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो गणना का इसका जो सूत्र है वो है कुल परिचालन व्यय डिवाइडेड बाई परिचालन चक्रों की संख्या। और ये किसके अंदर, किसी अवधि के लिए, किसी अवधि विशेष के लिए साधारण रूप से क्या होता है कि परिचालन चक्र अवधि होती है। यानी जितने के टाइम के दौरान आपका एक परिचालन चक्र पूरा हो रहा है। तो इसका सूत्र हमारे क्या निकल के आया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर, और ए ऑपरेटिंग पीरियड जो आपका है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके कौन कौन से होते हैं, इसमें आपके प्रत्यक्ष सामग्री, श्रम, प्रत्यक्ष श्रम व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय आपके शामिल होते हैं। हमें इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें डेप्रिसिएशन जो है या अमूर्त संपत्ति का आप अपलेखन कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं कोई, इनको आपको इसके अंदर क्या करना है, ऐड नहीं करना है। यानी प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय, ऊपरी व्यय कोई, ये सारे किसमें शामिल होंगे, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन जो गैर रोकड़ व्यय होते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जैसे कि आपको बताया हास, अमूर्त संपत्तियों का अपलेखन, ये गैर रोकड़ व्यय होते हैं, इनको शामिल नहीं किया जाता है। लाभांश वगैरह का कोई आयोजन कर रहे हैं उसको भी इसके अंदर क्या किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें आप किससे डिवाइड कर देते हैं, परिचालन चक्रों की संख्या से। अब ये चीज़ें कैसे निकलेंगी, 1 बाय 1 स्टेप से हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं, ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, यानी परिचालन चक्र की अवधि क्या रहेगी हमारी, परिचालन चक्र की अवधि। तो परिचालन चक्र की अवधि निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि परिचालन चक्र से तात्पर्य एक ऐसे समय से जिसके अंदर आपकी कच्ची सामग्री की प्राप्ति, आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उससे लेकर आप निर्मित माल तैयार करके विक्रय करते हैं, और विक्रय करने के बाद में आपको नकद में वसूली हो जाती है। ये जो पूरा टाइम होता है जिसमें जो औसत समय आपका लग रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कहलाएगा। इसमें जैसे लेनदारों से अगर हमें कोई उधार मिल रही है तो वो इसको इसमें हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कुछ आप माल उधार बेच रहे हैं डेब्टर से, तो वो टाइम पीरियड हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह हमें से मान लो लेनदारों से कुछ उधार मिल रही है तो उसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि हमें तो रिक्वायरमेंट किसकी निकालनी है, कैश की रिक्वायरमेंट निकालनी है कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। तो अगर हमें माल उधार मिल रहा है तो इसका मतलब हमें क्या है, उतना पैसे की आवश्यकता नहीं है। हम आगे उधार बेच रहे हैं लेकिन हमें उधार मिल भी रहा है, तो उतना पीरियड हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। जितने हम उधार दे रहे हैं उस पीरियड को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इससे आपको क्या निकल के आ जाएगा, परिचालन चक्र की अवधि निकल के आएगी, ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आपके पास निकल कर आ जाएगा। यानी लेनदारों की स्वीकृति उधार अवधि को घटाकर हम शुद्ध जो परिचालन अवधि है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो अब जब हम देखते हैं इसमें कि डेब्टर्स को आप जितना दे रहे हो वो क्या करना है, आपको ऐड करना है। एक डायग्राम के द्वारा आपको इसमें बताया गया। जैसे आप सबसे पहले आपके पास क्या होता है, कैश होता है, उससे आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आप क्या करेंगे, संग्रहण करेंगे, उसमें कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद आपका क्या होता है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री से आप उसको कन्वर्जन पीरियड आएगा, रूपांतरण अवधि आपकी आएगी, उस माल को आप कन्वर्ट करेंगे।
फिर उससे आपका क्या तैयार होगा, फिनिश्ड गुड तैयार होगा। फिनिश्ड गुड को आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब जब आप सेल करेंगे तो अकाउंट्स रिसीवेबल या डेब्टर्स आपके क्रिएट होंगे, सारा माल आपका कैश में तो सेल होगा नहीं, तो उस पीरियड को भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। फिर उससे आप क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन करेंगे तो वापस कैश आपका आ गया। यानी एक कैश को वापस कैश में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगा है, ये आपका एक ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है, जो परिचालन चक्र अवधि है वो कहलाती है। एडजस्टमेंट क्या करने हैं, जितना डेब्टर्स को उधार दे रहे हैं उसको ऐड करना है, और क्रेडिटर से अगर आपको कुछ पैसा उधार मिल रहा है या छूट मिल रही है तो उसको आपको क्या करना है, इसके अंदर ऐड करते हुए, लेस करते हुए चलना है। ये सारा पीरियड हम इसमें ऐड करेंगे, और क्रेडिटर से हमें जो उधार मिल रही है उसको हम इसमें लेस करते हुए चलेंगे। तो ये जो आपका है ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकल के आता है। अब इसमें जैसे रॉ मटेरियल में आपको कितना टाइम लगा, कन्वर्जन में कितना लगा, फिनिश्ड गुड में कितना लगा, तो इसका भी अलग अलग टाइम पीरियड होगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसके कुछ सब स्टेप्स हैं। इसमें पहला आता है आपका सामग्री संग्रहण अवधि, मेटेरियल स्टोरेज पीरियड। यानी ये वो अवधि होती है जिसमें सामग्री उत्पादन के लिए निर्गमन से पूरे स्टोर में रखी जाती है, गोदाम में आप रखते हो। इसकी गणना हम कैसे करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है कि एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना चाहिए आपको, एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय डेली एवरेज जो आपका कंजप्शन फॉर इसके ईयर के लिए जो आपका है उससे, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डेज से जो आपको दे रखा होगा। यानी एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय मटेरियल कंजप्शन फॉर द ईयर, और मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको नंबर ऑफ डेज आपको जो ईयर में, साधारण रूप से आपको 365 दिए होते हैं, कुछ नहीं देगा, कई सवालों में 360 दिया होगा, तो वो भी एक ईयर का ही माना जाता है। अब जैसे मान लो इसका सपोज दैट आपको ये नहीं दे रखा है, तो उसके बाद सवाल में सीधा भी दे रखा होता है कि एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेली एवरेज कंजप्शन से आप कर सकते हैं। डेली एवरेज कंजप्शन कैसे निकलेगा, तो डेली में आप क्या करोगे, ईयर का भाग दोगे तो आपके पास डेली आ जाएगा। ईयर का आपको दे रखा है, एक साल में दिन दे रखे हैं, सो डिवाइड करोगे तो दोनों एक ही बात है, दोनों सूत्र में कुछ ना बोला, वो मल्टीप्लाई डे से कर दीजिए। डेली का बोला है तो जो आया आपका उससे 365 से मल्टीप्लाई करा के डेली एवरेज से भाग दे दीजिए। यानी करना क्या है आपको निकालने के लिए, एवरेज स्टॉक जो है आपका रॉ मटेरियल का, उसमें डिवाइड करना है जो आपकी डेली एवरेज कंजप्शन जो है ईयर की उससे, और अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो ईयर से आप कर देंगे। अब सपोज दैट सवाल में कभी कभी क्या होता है, एवरेज स्टॉक रॉ मटेरियल का नहीं दिया होता है, सीधा दे रखा है तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए। सीधा नहीं दे रखा तो आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकल कर आ जाएगा। अब आप एवरेज स्टॉक है उसे डेली एवरेज कंजप्शन से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास सामग्री संग्रहण की अवधि का जो टाइम पीरियड है वो आपके पास निकल के आ जाएगा। यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। कई बार जैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, आप जिन चीज़ में दे रखा है वो कैसे निकालेंगे, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है प्लस आप कोई परचेज कर रहे हैं, और लेस किससे कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक से, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, कंजप्शन जो आपकी साल की है वो निकल के आ जाएगी। यानी रॉ मटेरियल कंजप्शन कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक में परचेज अगर आपने कोई किया तो उसको आप ऐड कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको दे रखा है तो उसको आप क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, कंजप्शन निकल के आ जाएगा। तो ये पहला चीज़ हमने निकाली। अब इसी के अंदर हम दूसरी चीज़ फाइंड आउट करेंगे, वो आपकी है रूपांतरण अवधि, कन्वर्जन पीरियड में आपको कितना टाइम लग रहा है। यानी कच्चे माल से निर्मित माल बदलने में लगने वाला उस समय क्या कहलाता है, रूपांतरण अवधि कहलाती है। ये कैसे निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला है। आपको क्या लेना है, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन, उसमें हमने क्या लिया था, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये हम क्या करें, रूपांतरण फिनिश्ड गुड होगा, तो जहाँ हमने रॉ मटेरियल शब्द यूज़ किया वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। तो एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाई टोटल फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें लेना है। ऊपर हमने क्या लिया था, मेटल कंजप्शन फॉर द ईयर लिया था, इसमें हम क्या लेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट प्रोडक्शन ले लेंगे। वही सेम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, 360 या 365 जो भी आपको दे रखे हो। दूसरा वही सेम तरीका, एवरेज स्टॉक ऑफ, उसमें हमने लिया था रॉ मटेरियल का, इसमें वहाँ पे क्या लिख देंगे, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, और डिवाइडेड बाई डेली, 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेली आ जाएगा। इस फॉर्मूले से भी आप इसको निकाल सकते हैं। आप पहला फॉर्मूला ज़्यादा दिमाग में रखें, एग्जाम में यही ज़्यादा पूछा जाता है। वही बात, अगर एवरेज स्टॉक नहीं दे रखा है वर्क इन प्रोग्रेस का तो क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड किससे करोगे, 2, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आपके पास निकल के आ जाएगा। अब डिवाइड आप किससे कर रहे हो, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कर रहे हो, तो फैक्ट्री कॉस्ट प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, तो ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस प्लस रॉ मटेरियल, कोई मटेरियल आपने कंज्यूम किया वो, प्लस कोई वेजेस वगैरह जो आपकी दे रखी हैं वो, प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस। लेकिन इसमें आपको डेप्रिसिएशन नहीं लेके चलना है, डेप्रिसिएशन को आप इसमें एक्सक्लूड करके चलोगे, और सबसे लास्ट में क्या लेस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को आप इसमें लेस कर देंगे। वही सेम फॉर्मूला है जो ऊपर वाले में, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। इसके अंदर क्या करोगे आप, ओपनिंग मेटल कंज्यूम्ड कोई है, वेजेस कोई है, डेप्रिसिएशन को लेस कर दोगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दोगे, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा। नीचे एक नोट में आप लिख लीजिए कि फैक्ट्री कॉस्ट जो हम इसमें प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस प्लस मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस कोई है तो, लेकिन डेप्रिसिएशन वगैरह इसको नहीं लेना, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
ये आप इसमें एक नोट के रूप में नीचे लिख लीजिए। ये था आपका रूपांतरण अवधि या कन्वर्जन पीरियड निकालने का। कन्वर्जन के बाद अब क्या जाएगी, आपकी फिनिश्ड गुड आएंगे। निर्मित माल की संग्रहण अवधि हम कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग साइकिल का टोटल टाइम निकाल रहे हैं, उसके अंदर तो हमें अलग अलग सारी चीज़ें चाहिए कि किसमें कितना टाइम लग रहा है। फिर हम उसको साल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, कितने ऑपरेटिंग साइकिल जनरेट हो रहे हैं, उसके लिए हम सब स्टेप्स कर रहे हैं। तीसरे स्टेप में क्या, निर्मित माल की संग्रहण अवधि जो आप को निकालनी है। अब क्या करोगे आप, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस था, स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, रॉ मटेरियल, यहाँ पे क्या ले लेंगे, फिनिश्ड गुड, क्योंकि हम किसका निकालें, निर्मित माल का। फॉर्मूले में कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं, जो चीज़ पूछी जा रही है आपको सिर्फ वो वहाँ पे पुट करना है, और डिवाइड किससे करना है ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, निर्मित माल संग्रहण अवधि में एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। तो अब जो आपके पास आता है कि एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड है और कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये आप कैसे फाइंड करेंगे। तो एवरेज के लिए तो वही सिंपल फॉर्मूला आपको बताया कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड डिवाइडेड बाई 2। अब बात आती है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स आप कैसे निकालेंगे। तो इसको आप एक अपनी नोटबुक में साथ साथ में नोट कर लें, नीचे नोट लगा के कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे फाइंड की जाएगी। तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है आपकी, उसमें आप लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड प्लस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप जो आपने पिछले सवाल में देखी है वो, प्लस एक्साइज ड्यूटी वगैरह अगर कुछ आपको दे रखा हो तो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मेनली आपको क्या रखना है, ओपनिंग प्लस अगर एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट आ रही है वो, और क्लोजिंग को आप इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड प्लस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस एक्साइज ड्यूटी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा फिनिश्ड गुड का, वो आपको बता दिया गया, सवाल में दिया हुआ होगा, या ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये पास निर्मित माल की संग्रहण अवधि निकल कर आ जाएगी। अब जब हमने ऑपरेटिंग साइकिल देखा था तो हमने देखा था कि कैश था, फिर रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर उसको वर्क इन प्रोग्रेस किया, फिर फिनिश्ड गुड, फिर हमने क्या बोला, सारा माल कैश में तो सेल होगा नहीं, कुछ उधार में सेल होगा। तो अब बात आती है देनदार की संग्रहण अवधि, देनदार से हमें कितने टाइम में मिल रहा है, तभी तुम्हारा पूरा सर्किल निकलेगा। ये भी तो कुछ टाइम लगाएंगे, उतने टाइम के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसी की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो चौथा पॉइंट आता है इसके अंदर देनदारों की संग्रहण अवधि निकालने के लिए, डेब्टर्स कलेक्शन पीरियड। इसमें क्या होता है कि देनदारों की औसत वसूली अवधि हमें कितने टाइम में हो रही है, हम ये फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर। इसमें उधार विक्रय की राशि जब वसूल कर ली जाती है तब तक का टाइम इसमें लेके चला जाता है। इसको कैसे निकालेंगे, तो डेब्टर्स कलेक्शन पीरियड जो है वो कैसे निकलेगा, एवरेज रिसीवेबल या एवरेज डेब्टर्स कह सकते हैं आप, एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाई टोटल क्रेडिट सेल्स, क्योंकि नगद में हो रही है उस पर तो डेब्टर्स का कोई लेना देना ही नहीं है। तो एवरेज रिसीवेबल या डेब्टर्स डिवाइडेड बाई टोटल क्रेडिट सेल्स इनटू नंबर ऑफ डेज इन ईयर, 360 या 365 जो दे रखा होता है सवाल में, कभी कभी 360 दे रखा हो तो कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, उस साल में 360 दिन ही लेके चल रहे हैं। तो एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाई टोटल क्रेडिट सेल्स इनटू नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। तो जब आपका नंबर ऑफ डेज डेली का दे रखा हो तो आपको नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही क्या कर रखा है, डेज से मल्टीप्लाई करके आपको पर डे बता दिया। तो आप क्या करेंगे, एवरेज डेब्टर्स या रिसीवेबल डिवाइडेड बाई डेली एवरेज क्रेडिट सेल्स। एवरेज कैसे निकालेंगे, आपको पता है, ओपनिंग डेब्टर्स या रिसीवेबल का जो बैलेंस दे रखा है वो प्लस क्लोजिंग डेब्टर्स या रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज, और टोटल क्रेडिट सेल्स है जो आपको सवाल में गिवन होगी। तो ये था देनदारों की संग्रहण अवधि। अब जैसे इसमें आपको दे रखा हो कि सपोज दैट इसमें लेनदार भी कई बार दे दिए होते हैं, कितना आपको लेनदारों से क्या मिल रही है, उधार मिल रही है। तो लेनदारों के लिए आप क्या करोगे, जहाँ आपने एवरेज रिसीवेबल किया है वहाँ पे क्या करोगे आप, एवरेज पेबल, ये आप नोट कर लें, साथ साथ में बुक में लिख लें एक्स्ट्रा चीज़ें। सपोज सवाल में साथ में आपको लेनदारों से उधार मिल रही है, आपको क्रेडिटर्स का पेमेंट का कुछ मिल रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो एवरेज पेबल डिवाइडेड बाई टोटल क्रेडिट सेल्स की जगह क्या कर देंगे, क्रेडिटर्स में परचेज। तो एवरेज पेबल डिवाइडेड बाई टोटल क्रेडिट परचेज इनटू नंबर ऑफ डेज। सपोज दैट नंबर ऑफ डेज से पहले डिवाइड कर रखा है तो आपको क्या दिया हुआ है, एवरेज डेब्टर्स या जो एवरेज क्रेडिटर सॉरी या पेबल जो आपके हैं वो डिवाइडेड बाई एवरेज डेली क्रेडिट परचेज। अब एवरेज कैसे निकलेगा, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, लेनदारों की भुगतान अवधि। अब हमने ये चीज़ें कैलकुलेशन कर ली, अब हम क्या निकालेंगे, सारा पीरियड हमारे पास निकल के आ गया। तो अब हम देखेंगे कि वर्ष में कुल परिचालन चक्रों की संख्या कितनी हो रही है, यानी नंबर ऑफ कंप्लीटेड ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर। इन सब में टाइम लग रहा है कुछ ना कुछ, आपको बताया गया। अब ये सारा टाइम मिलके कितना टाइम जनरेट करता है, मान लो सपोज दैट किसी में 10 दिन लग रहा है, किसी में 20, किसी में 30, किसी में 50, किसी में 60, सारे अगर हम टोटल करते हैं, मान लो हमारी टोटल होगी 120। अब साल में कितने कर लेगा ये राउंड, 3 साइकिल एक साल में जनरेट कर सकता है। तो इस अवधि के आधार पर हम फाइनल करेंगे कि वर्ष में कुल परिचालन चक्रों की संख्या क्या होगी। तो अब जो मेन स्टेप आता है तीसरा, वो आता है आपका परिचालन चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर। तो आप क्या करोगे, पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल जो हमने पीछे निकाल लिया अलग अलग अवधि को सारा कैलकुलेशन करके, और किससे इसको डिवाइड करेंगे,
जो आपको साल में 365 या 360 दिन दे, सवाल में मोस्टली 365 दिन दिए होते हैं, कभी कभी कुछ सालों में 360 दिन दिए होंगे। तो आप क्या करोगे, 365 डिवाइडेड बाई पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल जो आपने अभी निकाला, 100 दिन आ रहा है, 20 दिन आ रहा है, 30 दिन आ रहा है, उससे आप क्या करोगे, इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या जाएगी, परिचालन चक्रों की संख्या, यानी एक साल में इतने ऑपरेटिंग साइकिल होने वाले हैं। अब जो बात आती है आपकी मेन की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाना। हम क्या फाइंड करते हैं, कार्यशील पूंजी का एस्टिमेशन करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपके हैं, जो हमने शुरू में सवाल में देख लिया कैसे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको पता है, डेप्रिसिएशन वगैरह, जो अमूर्त संपत्तियों के लेखांकन है, लाभांश के लिए आयोजन, इन चीज़ों को छोड़ते हुए जो निकाला था सवाल के शुरू में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई 365 इंटू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, पहला मेथड। सपोज दैट आपने पहले इसको डिवाइड कर रखा है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर, जो कि हमने 3 नंबर पॉइंट में ऊपर फाइंड कर लिया कि कितने साल में हो रहे हैं, सीधा उससे डिवाइड कर दो। ये हमने नहीं किया अभी तक, तो दूसरा फॉर्मूला क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाई 365 इंटू ऑपरेटिंग साइकिल। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऊपर अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाले थे 1 नंबर पॉइंट में, 1 नंबर पॉइंट को डिवाइड किससे करना है, 3 नंबर पॉइंट से। तो 1 नंबर पॉइंट अपना क्या था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाई 3 नंबर करेंगे तो बटा क्या होगा, 365 बटा पीरियड ऑफ साइकिल। जब थर्ड में बटा में आएगा तो वो जाके किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर। और जब आपने पहले इसको डिवाइड कर लिया, 3 नंबर पॉइंट फाइंड कर लिया, तो आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर। तो आपका क्या निकल कर आ जाएगी, ऑपरेटिंग जो साइकिल मेथड से आपकी वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। कभी कभी सवाल में कुछ समायोजन करने के लिए बोला जाता है, प्रोविज़न दे देते हैं कंटीजेंसी के लिए, तो वो अगर आपको दे रखा होगी, इस ये अनुमान लगाया जाता है कि अब की बार हमें 10% की वृद्धि करनी है, कम करनी है, या ऐसा कुछ होने वाला है, आकस्मिकताएं कुछ होने वाली हैं, तो उतना आप ऐड कर दीजिए। इस सवाल से आप फाइंड करेंगे, उसमें 10%, 20% जो भी आपको ऐड लेस करने के लिए बोले वो आप निकाल कर रख देंगे। तो आपको देखना क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, रॉ मटेरियल के लिए निकालेंगे, जो हमारे किस में निकलेगा, डेज के अंदर। फिर आप कन्वर्जन जो गुड्स है उसका निकालेंगे, फिर फिनिश्ड गुड का निकालेंगे। तो इन सब का आपके किसके अंदर निकल के आ रहा है, डेज के अंदर निकल के आ जाएगा। कॉस्ट नहीं पूछे तो आप कॉस्ट के अंदर निकाल दीजिए, सब पीरियड को आप जोड़ेंगे तो टोटल लास्ट आपके डेज आ जाएंगे। डेज को आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 365 से, तो आपके पास सर्किल निकल जाएंगे। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास निकल कर आ जाएगी। थैंक यू, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।